नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर यूनिवर्स, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां नहीं आत्माएं बोलती हैं। मैं हर बार आपसे यही कहता हूं और आज की कहानी शुरू करने से पहले ये कहना और भी जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वह किसी लेखक की कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत का वो भयावह चेहरा है जिसे समाज के पर्दों के पीछे अक्सर छिपा दिया जाता है। ये कहानी मुझे बिहार के चंपारण इलाके के एक गांव के एक बुजुर्ग ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर अपने सामने एक पूरे खानदान को अर्श से फर्श पर आते देखा है। ये कहानी है उस कर्ज की जो सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि कर्मों का भी होता है। और यह कहानी है तंत्र के उस अंधेरे रास्ते की जहां इंसान अपनी आत्मा का सौदा करने निकल पड़ता है। कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने इस छोटे से परिवार से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको हमारी यह कोशिश, इन अनसुनी सच्चाइयों को आप तक लाने का ये प्रयास पसंद आता है तो कृपया इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और जब आप कहानी सुने तो कमेंट्स में अपना नाम लिखकर यह जरूर बताइएगा कि इस दास्तान ने आपके दिल के किस कोने को छुआ। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक शब्द हमें अंधेरे में और गहरे उतरने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब अपनी सांसें थाम लीजिए और मेरे साथ चलिए समय के उस पार, सन 1971 के उस चंपारण में, जहां की हवाओं में आज भी ठाकुर दिग्विजय सिंह के अहंकार की गूंज सुनाई देती है। चंपारण ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, यह एक मिजाज है। यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज है कि उसमें बीज डालो तो सोना उगता है। यहाँ की हवा में गर्मी की दोपहर में आम की अमराइयों से आती मीठी खुशबू है, तो मानसून की पहली बारिश के बाद उठती सौंधी सौंधी महक भी। यहाँ बागमती नदी बहती है, एक ऐसी नदी जो यहाँ के लोगों के लिए मां भी है और डायन भी। जब शांत होती है तो अपने पानी से हजारों एकड़ खेतों को सींचकर जीवन देती है, और जब उफनाती है तो अपने विकराल प्रवाह में गांव के गांव और इंसान की सारी हेकड़ी बहा ले जाती है। इसी नदी के किनारे हजारों एकड़ में फैली जमींदारी के मालिक थे ठाकुर दिग्विजय सिंह। उनका व्यक्तित्व उनकी जमीन की तरह ही विशाल और रौबदार था। करीब 6 फुट का लंबा, मजबूत कद काठी का शरीर, चेहरे पर रौबदार ऊपर को उठी हुई मूंछें जो उनके अहंकार का प्रतीक थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी सुर्ख डोरे तैरते रहते, जो या तो महंगी शराब का असर था या उनके भीतर सुलगते अहंकार की आग का। जब वो चलते थे तो उनके कदमों में एक ऐसी ठसक होती थी मानो जमीन उनकी इजाजत से घूम रही हो। उनकी गरजती हुई भारी आवाज में एक साथ हुक्म और दोनों छुपे होते थे। वो हमेशा ढाका की मलमल का महीन कुर्ता और रेशमी धोती पहनते थे। उनके शरीर से हमेशा कन्नौज के महंगे इत्र की महक आती रहती थी, जो उनके आने की खबर उनसे पहले दे देती थी। उनकी हवेली राजगढ़ इस पूरे इलाके की शान थी। ये हवेली ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सत्ता, गुरूर और सैकड़ों किसानों के खून पसीने से बनी थी। विशाल फाटकों से अंदर घुसते ही एक बड़ा सा बाहरी आंगन था, जहां हमेशा घोड़ों की टापें, नौकरों की भाग दौड़ और फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। इस आंगन के